हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब इसमें क्या पढ़ना है आपको। 56 क्वेश्चन है। अमेरिका के बैथल मेन निम्नलिखित में किस कर्मचारी परीक्षण की प्रयोगशाला परीक्षण पद्धतियों, ये क्वेश्चन चल रहा है आपका, पद्धतियों का प्रवर्तक था। तो इसका जो आंसर है टी ग्रुप है, टी समूह। ठीक है, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 57 क्वेश्चन कह रहा है दी एमबीओ प्रोग्राम इज बिल्ट ऑन दी एजम्पशन। चलिए इसको हिंदी में बताते हैं, बच्चे कहते हैं हिंदी में। एमबीओ कार्यक्रम जो है, पूरी क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जरा एक मिनट। 50 आपका है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 57। तो ये पेपर जो है आपका 2017 का पेपर है जो मैं देख रहा हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है ये। इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका है 57 क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो 57 क्वेश्चन है। एमबीओ कार्यक्रम का निर्माण इस मान्यता पर होता है कि व्यक्ति को सदा ही उत्तरदायी तथा स्वनिर्देशित होने की आवश्यकता नहीं होती है, और इस प्रकार उद्देश्यों के प्रति कार्य करने का प्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो इसमें बताना है कि कौन से करेक्ट नहीं सही हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट हमें सही नहीं लग रहा है। जबर मित्र प्रति विकास का मार्क्स के द्वारा किया गया, ये भी गलत है। समकक्ष मूल्यांकन और स्वमूल्यांकन जांच सूची पद्धति में सुपरिभाषित मानदंडों को करने की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तीनों आंसर से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने इसमें बना रखा है इंडिविजुअल कैरियर का जो होता है आपका क्या होता है, इसका सही उत्तर है इंडिविजुअल कैरियर का, तो ये है आपका थर्ड आंसर, कमिटमेंट एंड इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट ऑफ टीम्स का, कंपिटेंस, सोशलिज्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वैल्यू, और मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का आपका है पावर। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पावर है। इंडिविजुअल कैरियर का जो है सपोज ये कमिटमेंट एंड इंटीग्रेशन है। डेवलपमेंट ऑफ टीम्स का जो है वो कंपिटेंस है। कंपिटेंस सोशलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है आपका वैल्यू है। ठीक है, हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति की जीवन वृत्ति किससे संबंधित है? प्रतिबद्धता और एकीकरण से है। और टीम का विकास किससे संबंधित है? ये देखिए, टीम का विकास क्षमता से, संगठन है मूल्य से, और संगठन का प्रबंधन है शक्ति से। तो 59 क्वेश्चन नंबर देखिए, सब्सटेंस थ्योरी जो है आपकी किससे संबंधित है? सब्सटेंस थ्योरी आपकी जो संबंध है निर्वाह सिद्धांत को हिंदी में कहते हैं, ये संबंध है आपका नेचुरल प्राइस फॉर लेबर। तो नेचुरल प्राइस फॉर लेबर से संबंधित है। सब्सटेंस थ्योरी के संबंधित है नेचुरल प्राइस ऑफ लेबर से। सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस के संबंधित है, ये है आपका ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ब्रिंग्स डाउन टू लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस। तो ये है जनसंख्या में वृद्धि निर्वाह के स्तर को नीचे ले जाती है। तो सरप्लस वैल्यू थ्योरी है जो आपकी जनसंख्या की वृद्धि निर्वाह के स्तर को नीचे ले जाती है। वेजेस फंड थ्योरी किससे संबंधित है? वेजेस फंड थ्योरी संबंधित है आपकी कैपिटलिस्ट फर्स्ट सेट असाइड प्री डिटरमाइंड सरप्लस इनकम एंड डिसाइड दी वेजेस। तो आपका जो है वेजेस फंड थ्योरी ले जाती है आपकी, अगर देखा जाए पूंजीपति पहले पूर्व निर्धारित आय अधिक को अलग रख लेता है और उसके पश्चात मजदूरी को निर्धारित करता है। अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत किस पे है? तो उद्योग के उत्पादन पर आपका दावित शेष है। उद्योग के उत्पादन क्या है? दावित शेष। उद्योग के उत्पादन पर दावित शेष है। ठीक है, तो पहला आपका है इसमें निर्वाह सिद्धांत। तो निर्वाह सिद्धांत का आंसर जो है फोर्थ है, श्रम का स्वाभाविक मूल्य, मजदूरी के मूल्य अधिक सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि निर्वाह के स्तर को नीचे ले जाती है। मजदूरी कोष सिद्धांत, पूंजीपति पहले पूर्व निर्धारित आय अधिक को अलग रख लेता है और उसके पश्चात मजदूरी निर्धारित करता है। अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत, उद्योग के उत्पादन पर दावित शेष।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन 60 देखिए आप लोग। क्वेश्चन 60 देखिए, 60 का जो है फर्स्ट है आपका, इसमें बताना है क्या स्टेटमेंट सही है। तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन के दौरान गलत मापदंड के चयन के गंभीर अप्रक्रियात्मक परिणाम निकल आ सकते हैं, तो ये सही है। समानता मूल्यांकनकर्ता जिस मापदंड का मूल्यांकन करता है उसकी अपेक्षा कार्य निष्पादन मूल्यांकन तकनीक को अधिक महत्वपूर्ण मानता है, ये भी आपका सही है। तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन दौरान गलत मापदंड के दौरान गंभीर अप्रत्याशित परिणाम निकल सकते हैं, ये सही है। समानता मूल्यांकन जिस मापदंड का मूल्यांकन करता है उसकी अपेक्षा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन तकनीक को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। ये दोनों आंसर आपके सत्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 आइए। अब इसमें भी आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सामाजिक सहायता की वित्तीय, ये क्वेश्चन है आपका, बता दें ये वाला है, ये वाला आपको देखना है, ठीक है। तो ये देखने हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक सहायता का वित्तीय त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय अंशदान के द्वारा किया जाता है। ये मुझे सही लग रहा है भाई, सामाजिक सहायता के वित्तीय त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय अंशदानों द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक बीमा उत्तरदायी संबंध की आय और साधनों की उपेक्षा करते हैं, तो ये मुझे गलत लग रहा है, हाँ ये गलत है आपका। और थर्ड देखिए, सामाजिक सहायता उत्तरदायी संबंधों पर लाभार्थी के पहला प्रभारी होता है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो 4 जो है आपका, सामाजिक सहायता का उद्देश्य उन लोगों को अधिकतम निर्वाह प्रदान करता है जो स्वयं ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 62 आते हैं, कुछ जल्दी चलना पड़ेगा हम लोग को। अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिफरेंस इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल बी एलिमिनेटेड इन द एक्सचेंज रेट। निम्नलिखित में किस सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर में मामूली ब्याज दरों का अंतर समाप्त हो जाएगा। ये है फिशर इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी। तो इसका आंसर क्या है, फिशर इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो रहेगा। तो किस सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर में मामूली ब्याज दरों का अंतर समाप्त हो जाएगा, ये है आपका फिशर इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी। तो किस सिद्धांत से विनिमय दर में मामूली ब्याज दरों का अंतर समाप्त हो जाएगा, ये फिशर इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी द लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा ए है आपका क्या, डोमेस्टिक प्राइस लेवल पी डिविडेंड बाय फॉरेन प्राइस लेवल, घरेलू कीमत स्तर पर विदेशी कीमत स्तर पर भाग देने से। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार विदेशी विनिमय के दर निम्नलिखित में किस पे आधारित होते हैं। तो घरेलू कीमत स्तर जो होती है उस पर विदेशी कीमत स्तर को भाग देने पर घरेलू कीमत स्तर पी मानते हैं और विदेशी कीमत स्तर को हम पी स्टार मानते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन 64 देखिए। 64 देखिए, इसके सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं। इसके सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मुक्त व्यापार क्षेत्र कहलाएगा। इसका आंसर क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। इसमें न केवल सदस्यों के मध्य व्यापार सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, अपितु इसमें गैर सदस्यों के मामले में एक समरूप वाणिज्यिक नीति अपनाई जाती है, तो ये कहलाता है सीमा शुल्क यूनियन। तो इसको हम थोड़ा पीछे आगे ले आते हैं, पेज थोड़ा आपको आराम रहेगा, आगे ले आते हैं। इसमें सब आंसर दिए हुए हैं, इसमें देख लेते हैं हम लोग। इसमें समान बाजार के भीतर श्रम और पूंजी, एक मिनट रुकिए था, इसमें समान बाजार के भीतर श्रम और पूंजी के निर्बाध संचालन सुलभ हो जाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका सामान्य बाजार। इसमें सामान्य केंद्रीय बैंक संकेतित मौद्रिक और राजकोषीय नीति आदि के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में कुछ हद तक सामंजस्य स्थापित हो जाता है, ये कहलाता है आर्थिक संघ।
तो पहला कहता है इसके सदस्यों के बीच व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र कहलाएगा। बात सही है भाई। इसमें न केवल सदस्यों के मध्य व्यापार संबंधी सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाते हैं, अब तो इसमें गैर सदस्यों के मामलों में एक समरूप वाणिज्यिक नीति अपनाई जाती है, जिसे कहते हैं सीमा शुल्क यूनियन। इसमें सामान्य बाजार के भीतर श्रम पूंजी के निर्बाध संचालन सुलभ हो जाता है, इसे कहते हैं सामान्य बाजार। इसमें सामान्य केंद्रीय बैंक, संकेतित मौद्रिक और राजकोषीय नीति आदि के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में कुछ हद तक सामंजस्य स्थापित होता है, इसे कहते हैं आर्थिक संघ। 65 आइए। भारतीय कंपनियों ने विभिन्न विनिर्माण उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में बहुत से देशों में अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है, तो ये क्या है, ये आपका सत्य है। प्रचालन, भारतीय कंपनियों ने विभिन्न, देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो आपका नेक्स्ट है 65 है। भारतीय कंपनियों ने विभिन्न विनिर्माण उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में बहुत देशों की अनुषंगी कंपनियां और संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है, ये बिल्कुल सत्य है। प्रचालन और वृद्धि के क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सरकारी नीति के कारण भारतीय कंपनियों को विदेशों में भूमिका निभाव की संभावना गंभीर रूप से बाधित हुई है, ये भी क्वेश्चन आपका सही है। तो भारतीय कंपनियों ने विदेशी विनिर्माण उद्योग और सेवा क्षेत्रों में बहुत से देशों की अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है, सही है। प्रचालन और वृद्धि के क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सरकारी नीति के कारण भारतीय कंपनियों को विदेशों में भूमिका निभाव की संभावना गंभीर रूप से बाधित हुई है, ये दोनों आपके सत्य हैं। और देखिए दूसरा जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, यही मान लीजिए। आइए 66 देखिए एक मिनट आप लोग। क्वेश्चन आइए 65 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडियन कंपनीज हैव एस्टैब्लिश्ड सब सब्सिडीज एंड जॉइंट वेंचर इन नंबर ऑफ कंट्रीज इन डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। भाई सही है। बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एरिया ऑफ ऑपरेट एंड ग्रोथ द गवर्नमेंट पॉलिसी सीरियसली कंस्ट्रेन द पोटेंशियल ऑफ इंडियन कंपनीज टू मेक ए फॉरे इनटू द फॉरेन कंट्रीज। भारतीय कंपनियों में जो है आपका, भारतीय कंपनियों ने विभिन्न विनिर्माण उद्योग और सेवा क्षेत्रों में बहुत से देशों के में अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की स्थापना की है, सही है। प्रचालन और वृद्धि के क्षेत्रों में को प्रतिबंधित कर सरकारी नीति के कारण भारतीय कंपनियों को विदेशों में भूमिका निभाव की संभावना गंभीर रूप से बाधित हुई, ये भी आपका सही है, दोनों सही हैं। अब आई 66 क्वेश्चन नंबर। भुगतान संतुलन की स्थिति में विभिन्नता के अनुसार विनिमय दरों में स्वतः विभिन्नता और स्वतः भुगतान संतुलन का साम्यता पुनर्बहाल करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये मुझे जो है कथन सही लग रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। पुनः भुगतान कंपनी विनिमय दर में बढ़ोतरी होती है, ऐसा नहीं होता है कि भाई जो है भुगतान संतुलन कमी होगी तो जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट दिस स्टेटमेंट। 67 क्वेश्चन देखिए। आपका नामित बैंक से भारत में स्थित कोई भी ऐसी बैंक संदर्भित है जिसमें भारतीय बैंक द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशक के बैंकर के रूप में कार्य करने का जिक्र किया गया है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अंतर्देशीय अभिरक्षक में प्रतिभूतियों के मामले में अभिरक्षा सेवा प्रदान करने की गतिविधियों को जारी रखने वाला कोई व्यक्ति शामिल होता है, ये बिल्कुल सही है कि अंतर्देशीय अभिरक्षक में प्रतिभूतियों के मामले में अभिरक्षा सेवा प्रदान करने की गतिविधियों को जारी रखने वाला कोई व्यक्ति शामिल है, ये बिल्कुल सही है। उप खाता में भारत में स्थापित अथवा शामिल की गई वैसी संस्थाएं भले ही शामिल की गई हों अथवा नहीं जिनकी ओर से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारत में निवेश किए जाने का प्रस्ताव शामिल है, ये गलत है, ठीक है। अंतर्देशीय पोर्टफोलियो मैनेजर अथवा अंतर्देशीय परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी उप खाता की निधियों के प्रबंधन के लिए विदेशी संस्थागत निवेश के रूप पंजीकृत किए जाने का योग्य होंगी, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। 68 देखिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्रोकन डाटा कॉन्ट्रैक्ट इज ए फुल मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ए में जो है इसका क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित आपके सही लग रहे हैं मुझे कथन। तो ब्रोकन डेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फॉलोइंग एंट्री द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ब्रोकन डेटा कॉन्ट्रैक्ट इज अ फुल मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। ब्रोकन डेटा संविदा पूर्व मासिक अग्रिम संविदा है, ये सही है।
नहीं, मुझे लग रहा है ये गलत है। ब्रोकन डेटा जो ब्रोकन डेटा आपका जो है संविदा पूर्णमासिक भाई ब्रोकन डेट कॉन्ट्रैक्ट फुल मंथ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैं कुछ गलत जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अब नेक्स्ट है ये मुद्रा विभाजन किसी भी समय विशेष में किसी एक बाजार की सस्ती मुद्रा खरीदकर उसे दूसरे बाजार में महंगा बेचकर लाभ अर्जित करने से संबंधित है। भाई ये तो मुझे सही लग रहा है, किसी विशेष में किसी एक बाजार की सस्ती मुद्रा खरीदकर उसे दूसरे बाजार में महंगा बेचकर लाभ अर्जित करने के, ठीक है। नंबर 3 आइए, करेंसी फ्यूचर मार्केट का संबंध संगठित करेंसी फ्यूचर संबंधित विदेशी विनिमय बाजार से है, जहां मुद्रा का नियम राशि की विनिमय नियत परिपक्वता की तारीख को किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। मुद्रा विकल्प बाजार का संबंध मुद्रा विनिमय बाजार से है, जहां क्रेता अनुकूल दर नहीं उपलब्ध होने की दशा में विकल्प का उपयोग नहीं करने का विशेषाधिकार उपलब्ध करता है। ये भी आपका सही है, ठीक है। ये आपके 3 सही है। डिविडेंड डिक्लेयर बाय दी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिविडेंड डिक्लेयर बाय दी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बाय दी म्यूचुअल फंड। तो आप यूटीआई जानते हैं, तो यूटीआई जो है इसका आंसर है फुल्ली एग्जाम्ड इन दी हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। हम लोग लास्ट के सिरे में पहुंचने जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसके सीधे हम आंसर में बात कर लेते हैं 70 के। तो पहला इसका है कार्य सहायता द्वारा फर्म से प्राप्त वेतन बोनस कमीशन इत्यादि, ये क्या कहलाएगी? वेतन सहायक कहलाएगी। फोर्थ का आंसर सही है। सरकारी कर्मचारी की विधवा द्वारा प्राप्त पेंशन अन्य स्रोतों से आय कहलाएगी, ठीक है भाई। व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी के विक्रय से लाभ, ये कहलाएगी पूंजी लाभों से आय अल्पकालीन, ठीक है। भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण होने के फलस्वरूप सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति लाभ पूंजी लाभों से आय कहलाएगी। फिर देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्य देखिए इधर भी दिया है, लेफ्ट साइड देखिए, राइट साइड देखिए। कार्य सहायता द्वारा जिसे कहते हैं सैलरी बोनस कमीशन, कार्य सहायता द्वारा फर्म से प्राप्त वेतन बोनस कमीशन क्या कहलाएगी? वेतन से आय कहलाएगी। तो कार्य सहायता द्वारा फर्म से प्राप्त वेतन बोनस कमीशन ये फर्म से आय कहलाएगी। सरकारी कर्मचारी की विधवा द्वारा प्राप्त पेंशन अन्य स्रोतों से आय कहलाएगी। तो सरकारी कर्मचारी की विधवा जो पेंशन प्राप्त करती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माने जाते हैं। व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी के विक्रय से लाभ की होगी पूंजी लाभों में कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण होने के फलस्वरूप सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति लाभ पूंजी लाभों से आय मानी जाएगी। 71 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज टैक्स प्लानिंग एफर्ट। तो इसमें जो है आपका मिस्टर ए परचेज हाउस सेल्फ रेजिडेंस ऑफ द 80 lakhs बाई टेकिंग ए लोन ऑफ ₹60 lakhs फ्रॉम SBI एज 10% इंटरेस्ट इंटेंड ऑफ यूजिंग हिज ओन फंड्स। तो ये आपका जो है हमारे हिसाब से मिस्टर ने 80 लाख का मकान निजी आवास हेतु SBI से ब्याज पर 60 लाख का ऋण लेकर अपने कोषों का प्रयोग न करके क्रय किया है, ठीक है। तो ये जो है आपका टैक्स प्लानिंग एफर्ट के रूप में माना जाएगा। बी, मिस्टर ने लाख के, अब इसमें मिस्टर ए मेड इन्वेस्टमेंट ऑफ परचेज 12% रिडीमेबल डिबेंचर ऑफ टिस्को वर्थ ₹1.5। मिस्टर ए ने जो है 1.5 लाख के मूल्य टिस्को का विमोच ऋणपत्र क्रय करके विनिवेश किया है। ये टैक्स प्लानिंग एफर्ट नहीं कहलाई जाएगी। सी आइए, सी पे हम लोग बात करते हैं। मिस्टर ए ने दिवाली के अवसर पर SBI के 2.5 लाख के 100 ग्राम वाले स्वर्ण बिस्किट क्रय किए, ये भी नहीं माना जाएगा। मिस्टर ए ने गया में अपने मूल निवास गांव में 5 लाख एकड़ भूमि कृषि भूमि करोड़ों के विनिवेश से क्रय की, ये आपका माना जाएगा। नेक्स्ट आइए, यदि भारत के बाहर ब्याज का भुगतान करना है तो स्रोतों पर कर की कटौती अवश्य करनी चाहिए। भाई ये जो मुझे लग रहा है ये जो है सही है। यदि भारत के बाहर ब्याज का भुगतान करना है तो स्रोतों पर कर कटौती अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। यदि स्रोतों पर कर कटौती ना की जाए तो भुगतान की गई राशि
को ब्याज की आय की गणना करने में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ये भी आपका सही है, दोनों सही है। तो यदि भारत के बाहर ब्याज का भुगतान करना है तो स्रोतों पर कर कटौती अवश्य करनी चाहिए, सही है। यदि स्रोतों पर कर कटौती न की जाए तो भुगतान की गई ब्याज की राशि को व्यापार की आय की गणना करने से स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ये भी सही है आपका। अब आइए, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एजुकेशन सेस ऑफ 2% + 1% इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लानिंग सरचार्ज। ये भी इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट आइए, exemptions under section 54F of the Income Tax Act 1961 shall not be allowed of the SSC on the date of transfer owns। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54F के अंतर्गत कर मुक्ति स्वीकृति नहीं होगी यदि हस्तांतरण के दिन करदाता के पास क्या नहीं एनी रेसिडेंशियल हाउस, कोई आवासीय भवन हो, एनी रेसिडेंशियल हाउस विच इज लेट आउट, अ हाउस विच सेल ऑक्युपाइड मोर देन वन रेसिडेंट हाउस। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। द इनकम ऑफ सेल ऑफ मशीनरी यूज इन बिजनेस ट्रीटेड एज। तो ये भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस आप लोग जानते हैं, ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में आता है अगर मशीनरी की बात करें। चलिए ये यहाँ से खत्म हो रहा है, धन्यवाद। अब आपको 2017 के क्वेश्चन हम फिर से स्टार्ट करने आ रहे हैं, सन 2017 जनवरी के, उसके बारे में नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे। अब ये आपका जो हो गया है, लास्ट पार्ट था, इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ।